हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपकी अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। काफी लंबे समय से थोड़ा बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया और अब मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल फुर्सत से आया हूं ताकि डेली आप लोगों को एक एक टॉपिक कवर कराते जाऊं जो भी आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड है। अभी देखना बेटे, जो हम लोगों के एग्जाम CHSL का एग्जाम और CGL का एग्जाम, अभी CGL का एग्जाम जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, इस एग्जाम में जनरल साइंस से बात करें तो बायोलॉजी से रिलेटेड कम से कम 4 प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये बात आप नोट करवा लो। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस टॉपिक का नाम है बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण का मतलब होता है हमारे शरीर में सर्कुलेट होना। अब आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में किसका सर्कुलेशन होता है? तो हमारे बॉडी में केवल और केवल ब्लड का सर्कुलेशन होता है, केवल और केवल रक्त का यानी रुधिर का सर्कुलेशन होता है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक बहुत बड़ा है बेटा और इस टॉपिक से प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज इस टॉपिक का एक पार्ट में आप लोगों को कराऊंगा जिसको हम ब्लड का नाम देंगे, रक्त या रुधिर का जिसे हम नाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में एक नहीं कई सारे ऑर्गेन्स होते हैं। तो मैं कहता हूं कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गेन्स रोल प्ले करेंगे उन सभी को मिला करके हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देंगे। और इस ब्लड के सर्कुलेशन में याद रखना 3 चीजें हेल्प करेगी और इन 3 चीजों को ही पढ़ना है हमें। सबसे पहले कि सर्कुलेशन सर होगा किसका? तो जिसका सर्कुलेशन होगा उसे हम बोलेंगे रुधिर या इसे हम बोलते हैं रक्त। लेकिन सर्कुलेट करेगा कौन? तो सर्कुलेट जो करता है वो हमारा हार्ट है। ये बड़े काम की चीज है, ये हमारा हार्ट यानी जिसे हम हृदय कह देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा हार्ट, हमारा हृदय, या कुछ लोग इसे दिल भी कह देते हैं। बाकी इसके अलावा तीसरी बात कि भाई एक बात बताओ कि हृदय का काम है पंप करना। किसे पंप करेगा? ब्लड को पंप करेगा। बट ये ब्लड एक जगह से यदि दूसरे ऑर्गेन्स तक पहुंच रहा है हार्ट से, तो ब्लड हार्ट से ऑर्गेन्स तक किसकी सहायता से पहुंचेगा? डक्ट की सहायता से पहुंचेगा, नलिकाओं की सहायता से पहुंचेगा, जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स बोले तो रक्त वाहिकाएं। तो ये 3 ऐसे सिस्टम हैं, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनका रोल होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो एक एक करके हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल बारीकी से पढ़ते जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में यदि वो प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात आप सभी लोग, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा लाइक आएगा, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमारा मोटिवेशन उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाएगा और फिर और ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों को चीजें अच्छे तरीके से हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज है हमारा हम बात करेंगे आज केवल और केवल ब्लड के बारे में। तो याद रखना आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है और ब्लड ये वास्तविक में है क्या? तो पूरी ब्लड की आज हम जन्म कुंडली निकालेंगे। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है रक्त परिसंचरण। अब याद रखना, रक्त हमारे शरीर में सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात दौड़ता रहता है। सबसे ज्यादा मेहनत ये रक्त कर रहा है, दौड़ ही रहा है, कभी रुकता नहीं है। ये रुक गया तो आपकी भी सांसें रुक जाएगी। तो भाई यदि मैं बात करूं कि ब्लड के सर्कुलेशन में, तो ब्लड सर्कुलेशन की बात सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताई थी उनका नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और इस ब्लड के सर्कुलेशन को हम बायोलॉजी के जिस पार्ट में पढ़ते हैं उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी।
एंजियोलॉजी, ठीक है, जिसे हम एंजियोलॉजी का नाम देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि हम इसे एंजियोलॉजी कहते हैं तो हिंदी में भी इसे एंजियोलॉजी कहेंगे। अब एक बात बताओ कि ये जो हमारा एंजियोलॉजी है, ये एंजियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बट यदि मैं बात करूं कि जो ब्लड सर्कुलेशन के एक्सपर्ट हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है एंजियोलॉजिस्ट। और इस एंजियोलॉजी या ब्लड के सर्कुलेशन की बात जिसने सबसे पहले बताई थी उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने इस बात का पता 1628 में लगा लिया था। 1628 में लगा लिया था। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को चीजें याद हो गई होगी कि सर आज हम ब्लड पढ़ने वाले हैं और ब्लड के सर्कुलेशन को हम बायोलॉजी के जिस पार्ट में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने। यदि आपसे पूछा जाए एंजियोलॉजी का फादर किसे कहेंगे तो एंजियोलॉजी का फादर या एंजियोलॉजी का जनक भी हम किसे बोलेंगे? विलियम हार्वे को। इतनी बात आपके उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। बट यदि किसी को हल्का सा भी रत्ती भर भी यदि डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे बातें समझ में आती रही कि आप लोग वीडियो को सही तरीके से देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, ठीक है बेटा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। बात आती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन होता कितने टाइप का है। तो ब्लड का सर्कुलेशन है वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहले जो है इसमें बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या हिंदी में इसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा एक और होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। यदि मैं बात करूं खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें होता क्या है? जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। भाई हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, लेकिन यहां ब्लड जो है डायरेक्ट ऑर्गेन्स तक पहुंच जाएगा बिना किसी की सहायता से, बिना किसी डक्ट की या किसी दूसरे मीडियम की सहायता से। यानी ये डायरेक्ट ब्लड जो है वो ऑर्गेन्स तक पहुंच जाता है। तो याद रख लेना इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे जिन जीव में ब्लड जो है हार्ट से डायरेक्ट उसके अलग अलग ऑर्गेन्स तक पहुंच जाता है, ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करें कि सर इसके उदाहरण क्या हैं, तो इनके मैं कुछ उदाहरण देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। 4 ऑप्शन में लिख देगा और बोलेगा बताओ इन चारों में से किसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। तो किसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा बेटा? तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉकरोच। कॉकरोच। दूसरा इसके बाद स्नेल, घोंगा। तीसरा इसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस ही कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 में इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो। नंबर 5 में आप लिख लो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब बेटा तितली। तो ये जो मैंने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है
इन सभी में खुला परिसंचलन तंत्र होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है, खुला का मतलब वो किसी में बंद होकर के नहीं जाता, सीधा वो ऑर्गेन्स तक पहुंच जाता है जहां से ब्लड आ रहा है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में यदि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये हमारे हार्ट ने ब्लड को कर दिया पंप और ये ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचना है, लेकिन ये अलग अलग अंगों तक जो ब्लड पहुंचेगा वो सीधा नहीं पहुंचेगा। ये किसकी सहायता से पहुंचेगा? तो ऐसे कुछ डक्ट होती है, ऐसे कुछ नली होती है, जिन नलियों के अंदर ये रक्त दौड़ रहा है। जिन नलियों के अंदर क्या दौड़ रहा है बच्चों? ये ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड के साथ कई सारे न्यूट्रिएंट्स दौड़ रहे हैं। इसको बोला जाता है ब्लड वेसल्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। इसको ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। रक्त वाहिकाएं हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं, आप खुद हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो सारे। या मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, हम सभी लोग किसके अंदर आते हैं बेटा? मैमल्स में आते हैं। मैमल्स में आते हैं यानी स्तनधारी में आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी में। ठीक है, स्तनधारी में आते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है? तो सीधे तौर पे आप बोलोगे सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मानव के शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें बिना डक्ट, बिना किसी नालिका की सहायता से डायरेक्ट ब्लड किसी ऑर्गेन्स तक पहुंच जाता है, उसी को बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कॉकरोच, जिसका बताया मैंने तिलचट्टा, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को जिसका एग्जांपल बताया कॉकरोच के अलावा स्नेल, मैंने बताया घोंगा, या मैंने बताया ऑक्टोपस, या इसके अलावा बटरफ्लाई, तितली, ऐसे और भी कई सारे मैंने आप लोगों को नाम दिए हैं। तो याद रख लेना सीधी सी बात कि क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है, और कौन से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिमल्स आते हैं और कौन से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों की समझ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने आप लोगों को 3 टर्म्स बताए थे उसमें सबसे पहला टॉपिक आज का है हमारा ब्लड। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा दोस्तों ब्लड, यानी आज हम केवल और केवल ब्लड के बारे में, केवल और केवल रक्त के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसे हम रक्त या इसे हम रुधिर भी कह देते हैं। इसे रक्त या इसे हम रुधिर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर। लेकिन याद रखना इसे हम खून भी कह देते हैं। बहुत से लोग खून भी कहते हैं, बट याद रखना रक्त और खून में बहुत अंतर है भाई। जब ये खून आपके शरीर के, जब ये रक्त आपके शरीर के बाहर निकलता है तब उसे कहते हैं खून, क्योंकि आपने सुना होगा कि इसने इसी का खून कर दिया। खून करने का मतलब ब्लड का बाहर आ जाना। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई बेटा, जिसे याद रखना आप सभी लोग, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्योंकि बेटा घर पर बैठे रहने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। आपको कोई गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मेहनत केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि अभी वो दौर है कि आप यदि मेहनत नहीं करोगे तो आपके नसीब में केवल उतनी ही चीजें बच जाएगी जो एक मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। बट ध्यान रहे, अभी का समय ऐसा है कि मेहनत करने वाले 1% भी नहीं छोड़ना चाहते। तो जागो, उठो, तैयारी करो और पूरे जिद्दोजहद के साथ जुड़ जाओ। जब तक आपकी कोई सरकारी नौकरी ना लगे तब तक आप अपने डग से ना हटो, अपने पग से बिल्कुल ना हटो। घबराना नहीं है, क्योंकि रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएगी वो आपको उतना ही मजबूत करके जाएगी। रास्ते में आने वाली मुश्किलें
आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी इंसान को कुछ सीख दे करके जाती है और उसको एक मजबूतीपन दे करके जाती है। यदि ये रास्ते में आने वाली मुश्किलें ना हो तो याद रख लेना, एक इंसान उतना दृढ़ या उतना, याद रखना कह सकते हैं ना कि उड़ना वो कठोर हो नहीं सकता जितना ये मुश्किलें उसे कठोर कर देती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इस ब्लड को पढ़ने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड के स्टडी को, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बट जो ब्लड के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हिमेटोलॉजिस्ट बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको जो इस ब्लड के बारे में याद रखना है बच्चे, वो आपको याद रखना है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गेन, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गेन, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गेन। रक्त जो है वो एक प्रकार का कैसा है? परिसंचरण अंग है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ब्लड क्या एक अंग है? तो मैं बता दूं आपको बेटा कि अंग कैसे बनते हैं। मैंने आपको सेल के टॉपिक में पढ़ा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको सेल से कई सारे सेल मिले तो बना टिश्यूज, और कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो बनता ऑर्गेन। यानी ब्लड एक प्रकार का ऑर्गेन्स है, क्योंकि इसमें ब्लड में कई सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स मिल करके एक ऑर्गेन्स का, टिश्यूज का निर्माण करते हैं, और वो टिश्यूज भी एक ऑर्गेन्स का निर्माण करेंगे। तो याद रख लेना, दूसरी सबसे बड़ी बात यहां इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी ब्लड जो है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है बच्चे? ब्लड जो है वो संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक क्या होता है? पहले सर ये उत्तक हमने क्यों बोला? तो मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा जब सेल एक दूसरे से मिल जाते हैं तब वो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यूज का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। और हमारे ब्लड में तो कई सारे सेल्स होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और कई सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब ये टिश्यूज है। लेकिन ये ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। यदि ये ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है तो हम इसे क्या नाम देंगे? कैसे टिश्यूज का नाम देंगे? कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी उत्तक। तीसरा पॉइंट आपको ब्लड से रिलेटेड जो याद रखना है, ब्लड इज अ मीजोडर्मल ऑर्गेन। ब्लड जो है ये एक मीजोडर्मल अंग है, मीजोडर्मल अंग। अब कहोगे सर ये मीजोडर्मल क्या होता है? तो मीजोडर्मल के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं कि मानव के शरीर में सारे जो अंग हैं वो अलग अलग भाग पर मौजूद हैं, और इनको हमने 3 लेयर में, 3 परतों में बांटा हुआ है। कितनी? 3 परतों में। जैसे यदि मैं बात करूं एक सीधी सी बात, तो ये हमारा सबसे पहला लेयर, यह इसके बाद का लेयर, और यह सबसे आउटर लेयर। जो सबसे बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, इसे हमने एक्टोडर्मल बोला है। जो इसके अंदर का है उसे बोलेंगे मीजोडर्मल, और जो सबसे अंतस्थ है, जो सबसे अंदर का है, इसे बोलेंगे एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। तो यहां याद रखना कि ब्लड है कहां? तो ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर है, हमारी नसों के अंदर है। तो एक्टोडर्म का एग्जांपल है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। हमारी त्वचा एक्टोडर्मल का एग्जांपल है। शरीर के सबसे बाहरी परत को ही हम बोल रहे हैं त्वचा। लेकिन मीजोडर्मल कहां है? तो मीजोडर्मल हमारी इस स्किन के नीचे है, इस एक्टोडर्मल के अंदर है। और एक्टोडर्मल के अंदर का एग्जांपल है, सबसे पहला भी मैंने बताया आपको, ब्लड
इसके अलावा याद रखना कार्डियक या हार्ट या कार्डिक मसल्स जो होते हैं, कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो सारे हमारे यहाँ आएंगे। एंडोडर्मल में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? तो एंडोडर्मल में आएगा लीवर, आपका आएगा ब्रेन, आपका आएगा पेनक्रियास, आपका आएगा पेनक्रियास एटसेट्रा, ऐसे ही भी और कई सारे अंग आएंगे। तो याद रखना हमारी स्किन को, हमारे शरीर के अंगों को 3 भागों में अकॉर्डिंग टू लेयर परत दर परत बांटा गया है। और ये 3 लेयर कौन सी है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। एक्टो सबसे बाहरी, मेसो मध्य वाली और एंडो सबसे अंदर वाली। तो हमारा ब्लड पाया कहां जाता है? तो ब्लड हमारी ये दूसरी लेयर में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्मल। इसीलिए मैंने बोला ब्लड इज अ मेसोडर्मल ऑर्गेन। ब्लड कैसा ऑर्गेन है? ब्लड मेसोडर्मल ऑर्गेन है। इतनी बात आपको याद रख लेना है। तीसरा के अलावा इसके बाद अगला एक पॉइंट बताता हूं कि आपने देखा होगा जब हमारा ब्लड कभी रक्त बह जाता है ना, तो ये रक्त बहुत गाढ़ा होता है और उस ब्लड के अंदर कई सारी चीजें मिली हुई होती है। उसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, और एक पानी पानी सा भी बहता रहता है जब चोट लग जाता है और थक्का जम जाता है उसके बाद, तो उस पानी को ही हम बोल देते हैं प्लाज्मा। तो भाई सीधी सी बात मैं कहता हूं कि ब्लड जो है वो सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें कई चीजें घुली हुई है। लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन है? तो याद रखना ब्लड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड, रक्त एक कोलाइडल विलियन है। कहोगे सर ये कोलाइडल विलियन क्या होता है? तो ऐसा विलियन जिसके पार्टिकल का साइज, जिसके पार्टिकल का आकार, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं। जिन मिक्सर के अंदर जिन जिन पार्टिकलों का साइज यदि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको बोला जाएगा कोलाइडल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल। और उसके सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे एयर के पार्टिकल को भी कोलाइडल पार्टिकल बोला जाता है, दूध के कणों को भी कोलाइडल पार्टिकल बोला जाता है। आपको पता है कि दूध जो है वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि दूध के अंदर 2 अलग अलग चीजें मिली होती है, एक तो पानी और दूसरा मिला होता है फैट। वाटर प्लस फैट, वाटर की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम। किसके अंदर? मिल्क के अंदर, दूध के अंदर। इतनी बात आप लोग याद रख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये 4-5 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। अब हम चलते हैं इसके बाद ब्लड के अंदर होता क्या है और ब्लड करता क्या है। तो भाई एक बात याद रख लेना, जो रक्त है, ब्लड है, वो क्या करेगा और उसके अंदर है क्या क्या चीज, उनको हम चलिए अब पढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने यहां लिख दिया ब्लड। इस ब्लड को मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा। चलो, यहां मैंने लिख दिया ब्लड, और आपको यहां ब्लड के अंदर मौजूद कंपोनेंट के बारे में दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जिस पिक्चर में ब्लड के अंदर कई सारे कंपोनेंट आपको यहां दिखाई देंगे। एक्चुअली में ब्लड है क्या? तो ब्लड एक प्रकार का कैरियर है, ये एक प्रकार का संचालक है। अब ये किसका कैरियर करता है, ये किसका संचालक करता है? तो ये संचालक कई चीजों का करेगा। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन को सभी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, इसके बाद किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। तीसरा किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। चौथा किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सर आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसी चीजें होती है जिसका ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है? याद रख लेना, ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड एक प्रकार का कैरियर है जो किसी चीज को क्या करता है? कैरी करके ले जाता है।
तो ब्लड का काम है एज अ कैरी करना, किसको, इन सब चीजों को, ठीक है। तो ब्लड का काम है कैरी करना, किसको, इन सब चीजों को, जो मैंने लिखा है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, CO2 को कैरी करेगा, ग्लूकोज को कैरी करेगा, आयंस एंड मिनरल्स को कैरी करेगा और हार्मोन्स को कैरी करेगा और वहां तक पहुंचा देगा जहां इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये ब्लड के अंदर इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ब्लड हमारे शरीर में बनता कहाँ है, तो ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, रक्त का बनना, रक्त का बनना, ब्लड कहां बनता है बेटा, तो याद रखें ना, ब्लड हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो में बनता है। कहां बनेगा, बोन मैरो, जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब ये क्या होता है अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा हमारी हड्डियों के बीच में एक खोखला जगह होता है, हमारी हड्डियों के बीच में एक खोखला जगह होता है, जिस खोखले जगह में यहां पर निर्माण होता है ब्लड का। किसका निर्माण होता है, ब्लड का। तो अब याद रखना, हमारे शरीर की हड्डियां जहां ज्यादा मोटी होती है वो हड्डियां खोखली होती है, तो वो हड्डियां जो खोखली होगी वही निर्माण करेगा ब्लड का। अब ब्लड के अंदर आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी, प्लेटलेट्स का भी निर्माण यहीं पर होगा, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहां, तो जहां जहां की हड्डियां मजबूत होगी, जैसे सबसे मोटी हड्डी हमारे जांघ की होती है, कहां होती है, जांघ की, तो जांघ में ब्लड की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हड्डियां ज्यादा मोटी है तो उनके बीच में ब्लैंक्स बहुत ज्यादा है और उसी ब्लैंक्स के अंदर ये बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात यदि मैं आपको बताऊं बेटा, तो एक और बात आप लोगों को याद रख लेना है कि जो मांस वगैरह खाते होंगे, जो हड्डी खाते होंगे ना, चिकन खाते होंगे या जो मटन खाते होंगे, तो आपने देखा होगा हड्डियों को ऐसे चूस चूस के हड्डियों को खाते हैं ना, तो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो को वो खाते हैं, खींच करके खाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, जिस पिक्चर में एक बंदा हड्डी को पकड़ करके खींच करके उसे कहां ले जा रहा है, अपने अंदर। उसके अंदर जो बोन मैरो है वो बोन मैरो पक गया है, जिसकी सहायता से वो बोन मैरो खा रहा है। और ये बोन मैरो खाना बहुत ही अच्छा होता है, उससे हमारा दिमाग, मस्तिष्क बढ़ता है। एक बात याद रखना है, मतलब आपके दिमाग तरोताजा हो जाती है, ठीक है। उसको खाने से एनर्जी आपके मस्तिष्क को आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो ये बात हो गई कि सर ब्लड की फॉर्मेशन होती कहाँ है, हमने देख लिया। अब भाई बात आती है ब्लड होता कितना है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड होता कितना है। तो मानव के शरीर की बात करें तो मेल और फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी एक बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू हमारे वेट का है। अब यदि एक एवरेज वेट की बात करें तो मेल का एवरेज वेट फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, इसीलिए उनमें रक्त भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। और भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में रक्त कम पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक महीने में